नवाब आसफ उद दौला 18वीं सदी के भारत में एक बहुत बड़े नाम थे। उन्होंने 1775 से 1797 तक उत्तर भारत के एक अमीर इलाके अवध पर राज किया। हालांकि वो मुगल बादशाह के अंदर नवाब वजीर यानी मुख्यमंत्री थे, लेकिन असलियत में वो अवध के स्वतंत्र शासक थे। उनके राज्य में एक अहम फैसला 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करना था। इस कदम के पीछे कई कारण थे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा था, इस वजह से यह व्यापार और परिवहन के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था। ऐसा हो सकता है कि आसफ उद दौला ने लखनऊ को शक्ति और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता देखी। इस शहर का नवाब के लिए व्यक्तिगत महत्व भी था। उनकी मां और दादी दोनों लखनऊ में ही रहती थी। राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित करने का शहर पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह तेजी से एक हलचल भरे शहर में बदल गया, जिसने पूरे भारत और उसके बाहर के कलाकारों, संगीतकारों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। आसफ उद दौला के संरक्षण में लखनऊ ने कला, संस्कृति और वास्तुकला का एक स्वर्णिम युग देखा। यह नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है, जो अपनी शानदार जीवन शैली, उत्तम व्यंजनों और परिष्कृत शिष्टाचार के लिए प्रसिद्ध था। नवाब आसफ उद दौला को उनकी दरियादिली और करुणा के लिए याद किया जाता है। उनके शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र को 1784 में एक विनाशकारी अकाल का सामना करना पड़ा, जिसे चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। इस अकाल का अवध के लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भोजन की कमी हर जगह थी और लोग भुखमरी से मर रहे थे। आसफ उद दौला ने अपने लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने शाही अन्न भंडार खुलवा दिए और जरूरतमंदों को अनाज बांटा। उन्होंने दान ए पनाह के नाम से एक विशाल सार्वजनिक रसोई घर के निर्माण का भी आदेश दिया। इस रसोई घर ने पूरे अकाल के दौरान हर दिन हजारों लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया। इस कठिन समय के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए आसफ उद दौला ने कई बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं शुरू की। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा था, जो एक विशाल शिया धार्मिक स्मारक है। इमामबाड़े के निर्माण ने हजारों मजदूरों, कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार प्रदान किया। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में बहुत जरूरी धन डालने में मदद मिली। नवाब आसफ उद दौला कला और वास्तुकला के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने लखनऊ में कई शानदार इमारतों के निर्माण का आदेश दिया, जो आज भी उनकी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक बड़ा इमामबाड़ा था। यह विशाल परिसर, जिसमें एक मस्जिद, एक आंगन और एक भूल भुलैया शामिल है, एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। उनके शासनकाल के दौरान बनी एक और उल्लेखनीय संरचना रूमी दरवाजा है। तुर्क वास्तुकला से प्रेरित यह भव्य प्रवेश द्वार लखनऊ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आसफ उद दौला ने लखनऊ और उसके आसपास कई उद्यान और महल भी बनवाए, जिनमें 76 मंजिल, दिलकुशा कोठी और बीबीपुर कोठी शामिल है। इन इमारतों ने मुगल और अवधी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों का प्रदर्शन किया, जिसमें फारसी, भारतीय और यूरोपीय शैलियों के तत्वों का मिश्रण था। ये स्थापत्य चमत्कार केवल शक्ति और भव्यता के प्रतीक नहीं थे, उन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य किए। उदाहरण के लिए, बड़ा इमामबाड़ा ने अकाल के दौरान रोजगार प्रदान किया और आज भी शिया मुसलमानों के लिए पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने जटिल डिजाइनों और सुंदर भवन निर्माण के साथ उद्यान और महल मनोरंजन और सांस्कृतिक समारोहों के लिए जगह प्रदान करते थे। नवाब आसफ उद दौला का देहांत 1797 में हुआ। उनका शासनकाल लखनऊ के इतिहास में एक स्वर्णिम युग था। उन्हें एक उदार शासक के रूप में याद किया जाता है, जो अपने लोगों की बहुत परवाह करते थे। चालीसा अकाल के दौरान उनकी उदारता ने उन्हें महान अरब परोपकारी हतीम ताई के नाम पर हतीम उद दौला की उपाधि दी। आसफ उद दौला की विरासत लखनऊ की वास्तुकला में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। शहर के क्षितिज पर आज भी उनके द्वारा बनवाई गई भव्य इमारतों का दबदबा है। ये स्मारक केवल पर्यटकों के आकर्षण नहीं है, वे लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है, जो दुनिया भर से पर्यटकों और विद्वानों को आकर्षित करते हैं।
वे आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं, जो हमें आसफ उद दौला के नेतृत्व में अवध की भव्यता और वैभव की याद दिलाते हैं।